हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आजकल के वीडियो लेक्चर्स में हम कर रहे हैं क्लास 12th का सैम्पल पेपर, ठीक है ना। मैथ्स का सैम्पल पेपर जो HBSC ने इशू किया है और उसके 3 सेक्शंस A, B और C का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम सेक्शन नंबर D ऑनवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर D में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में 4 नहीं है, मुझे तो आपको 6 क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। अगर आपने ये 3 सेक्शंस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर जाकर मिल जाएगी। और अगर मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और अपने फ्रेंड्स तक जल्दी से इन लेक्चर्स को पहुँचा दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन सेक्शन डी का। 5 मार्क्स के अपने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, वो एक ही बात है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वही इक्वेशंस यहाँ गिवन है और अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाती हूँ तो 2 एक पीछे चली गई, इक्वेशंस 2 ये हैं। तो हम प्रीवियस स्लाइड पर चलेंगे, इक्वेशंस को नोट करेंगे और फिर इस पेज को ऊपर कर देंगे। हमें सिर्फ सिस्टम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बल्कि मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, ये बन गया 2/x + 3/y + 10/, बल्कि इसको मैं यहीं दिखा देती हूँ आपको और फिर मैं यहीं से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये है आपकी इक्वेशन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो 2/x + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये बोल रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्चुअल में हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं। सेम इस टाइप के क्वेश्चंस 10th क्लास में भी आते थे। आप यहाँ पर कोई LCM नहीं लेंगे क्योंकि LCM लोगे तो वो आपका x × y × z आएगा जो कि एक क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ वेरिएबल्स को और उसके बाद हम अपनी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करने जा रहे हैं, आप थोड़ा लॉजिक को समझना। ये जो 2/x है इसे मैं 2 × 1/x राइट कर सकती हूँ और इस 1/x को अगर मैं कोई और वेरिएबल सपोज कर लीजिए u पुट कर दूं तो ये 2 × u यानी 2u बन जाएगा। आप चाहें तो इनको a, b और c भी पुट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं पुट करती हूँ, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। 1/x को हमने u ले लिया, 1/y को हमने v ले लिया और 1/z को हमने w ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशंस हमारी रिस्पेक्टिवली क्या बन जाएंगी, अब ये देखो, ये बनेंगी 2u + 3v + 10w + 10w = 4। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चे 4u - 6v + 5w = 1 और 6u + 9v - 20w = 2। और ये बन गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आगे बढ़ूँ मैं, अब इसको हम अपना स्लाइड कर लेते हैं और पहले UVW की वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इस सिस्टम को हम UVW के लिए सॉल्व करेंगे जिसको बाद में हम XYZ में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस सिस्टम को अगर मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकती हूँ 2 4 6 3 - 6 9 और बच्चे 10 5 और -20 है ना, मल्टीप्लाइड बाय UVW = 4 1 और 2, जिसको मैं AX = B की फॉर्म में राइट कर देती हूँ, जिसमें A मैट्रिक्स हो जाएगा सारे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2। आप समझ गए होंगे, मुझे दोबारा इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर आपका ये बनने वाला है। तो आप वहाँ बताएंगे कि ये तो आपका A मैट्रिक्स हो गया, ये आपका X मैट्रिक्स हो गया और ये आपका B। अब हमें चाहिए A का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले चेक करना है क्योंकि नॉन सिंगुलर होगा तभी सॉल्यूशन आएगा। तो A का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये हो गया 2 4 6 3 - 6 9 और 10 5 - 20। इसे हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है? तो 2 लिया, 2 के ब्रैकेट में ये चारों एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 26 जा
120 माइनस 9 5 जा 45। फिर सेकंड एलिमेंट ये आएगा, इसके आगे माइनस लगेगा तो इस पर ये और ये एलिमेंट आएंगे। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा 4 को -20 से करेंगे तो -80 और -30 आएगा। और फिर प्लस में हम लेंगे बच्चे 10, है ना। 10 के लिए ये रो और ये कॉलम कट जाएगा और इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 36। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो भाई कितना आ रहा है जल्दी से। 2 इंटू 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 11 में से 4 करेंगे 75 आ गया। दोनों एक अंदर माइनस है तो ये 110 बनेगा, 110 को 3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 330 बनेगा, ये 72 बनेगा और ये 720 और ये ना 150 बन जाएगा। 75 दूनी 150 तो 150 प्लस 330 प्लस 720 जोड़ लो, 5 और 3 8 10 7 और 1 8 1200 विच इज नॉन जीरो। 1200 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्लियर हो गया। अब हमारा काम रह गया ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा अब एडजॉइंट ऑफ ए। अगला काम आपका होता है बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, जिसे हम शॉर्ट में एडजॉइंट ए भी लिख देते हैं। वो क्या होता है, सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो मैं अब सारे कोफैक्टर्स नहीं निकालूंगी, मैं केवल एक कोफैक्टर आपको निकाल कर दिखाऊंगी A11, यानी कि इसका कोफैक्टर जो कि होगा -1 की पावर 1 + 1। ये वाली रो और कॉलम हट जाएगा तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा -6 5 9 और -20। तो बाहर प्लस का साइन आएगा और अंदर आएगा भाई 20 छिक्का 120, 120 माइनस 45 जो कि आ जाएगा 75। क्लियर है, ये A11 आ गया। इस तरीके से सभी कोफैक्टर्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक एक कोफैक्टर आपको दिखाऊंगी तो ये A12 A13 अपना आएगा 72, A13 आएगा 72, A21 आएगा 150, A22 आएगा -100। अब वेरीफाई कर सकते हैं, पूरा मैंने रिवीजन बहुत बार, मैं हर साल सुपरफास्ट रिवीजन कराती हूँ, सब क्वेश्चंस मैंने बार बार कराए हुए हैं, पूरा चैप्टर कराया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इनका मेथड देख सकते हो। A31 बच्चे 75 आएगा, A32 30 आएगा, A33 -24 आएगा। आ गया। अब मैं डायरेक्ट एडजॉइंट पर जा रही हूँ, तो जो एडजॉइंट ए होता है मैं उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, उल्टा हो जाएगा। A11 A12 ऐसे आ जाएगा और A13, ठीक है। A21 A22 A23 और बच्चे A31 A32 और A33, समझ गए ना। रो ऐसे चलती है, उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो अब इन एलिमेंट्स को राइट कर दो। A11 75 है, A12 110, देन 72। थोड़ा लंबा जा रहा है कैलकुलेशन ये, है ना। 150 लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है इन्होंने पेपर का, इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं देनी चाहिए थी यहाँ पर इनको। ये है 30 और ये है -24। ये आ गया एडजॉइंट है। अब आप ये ध्यान दो कि जो डिटर्मिनेंट था वो कितना था, 1200 था। तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते ही मेरा ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए या 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट तो ये आ गया, इसके बाहर हमने लगा देना है 1 बाय 1200 और इसको एज इट इज राइट कर देना है। क्लियर है। 150 -100 0 75 30 और -24। इस 1200 से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज रखेंगे। अब आप निकालोगे x की वैल्यू जो कि होती है A इनवर्स B। तो A इनवर्स तो आपके सामने ये रहा और अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हुए यहीं पर B राइट करूँगी और B की वैल्यू मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ ऊपर से। ये देखो, ये है B की वैल्यू 4 1 और 2, ठीक है। तो हम अपने निचली स्लाइड पर यहाँ आ जाते हैं भाई नीचे, तो ये हो जाएगा 4 1 2। अब आप क्या करो, 1 बाय 1200 को तो मैं एज इट इज रखूँगी, फर्स्ट रो को इससे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 75 को 4 से करोगे, 75 2 जा 150 होता है, तो 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 300। 150 को 1 से करोगे और 75 को 2 से तो 150 आ गया। अब देखो 110 को 4 से करोगे तो 440 माइनस का 100 और जमा का 60 आएगा। थर्ड रो को पकड़ लो, 72 को 4 से 2
88 प्लस 0 माइनस 48। तो ये अब ध्यान देना है कि x की वैल्यू आ रही है 1/1200, 150, 150, 300 और 300 हो गया 600, 440 में से 100 माइनस करोगे 340, 340 में 60 ऐड करोगे तो 400, और ये आ गया 10, 8 में से 8 गए 0, ये आ गया बच्चे 240। अब देखो ये बन गया 1200, अब अंदर चला जाएगा 600/1200, 400/1200, 240/1200। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। 24 पंजे 120। अब यहाँ हम थोड़ा सा और ऊपर चलें तो जो लेफ्ट में x है इसका मतलब है u, v एंड w, है ना, और राइट में जो है बेटा वो 1/2, 1/3 और 1/5 है। तो यहाँ से u की वैल्यू 1/2 आ गई, v की वैल्यू 1/3 आ गई एंड w की वैल्यू 1/5 आ गई, जबकि हमने u, v, w नहीं निकालने थे। ध्यान देना, हमें तो x, y, z निकालना था। ये देखो हमने क्या था, हमने ये किया था, u का मतलब 1/x है, ठीक है, 1/x, 1/y और 1/z। तो यहाँ हम इनको यूज करेंगे। 1/x का मतलब 1/2 हो गया, 1/y का मतलब 1/3 रिप्लेस कर दिया ना, 1/z का मतलब 1/5 रिवर्ट कर दो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की 3 आ जाएगी और z की वैल्यू 5 आ जाएगी। आप चाहें तो आधा मिनट लगाकर इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन तो एक फ्रेम में आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ कर दिया, ये देख लो इस तरीके से। मैंने थोड़ा स्क्रॉल भी कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको देख सकते हो। तो ये था आपका 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। समझ आया? आगे बढ़े। देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये भी थोड़ा मुश्किल है, मैं कहूँगी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो इसका समाकलन मीन्स इंटीग्रेट करना है इसको। इवेल्युएट द डेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। तो इस डेफिनेट इंटेग्रल को हम नोट कर लेते हैं और अपना स्क्रीन फिर से क्लियर कर लेते हैं। इसको हम नाम, क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट है, मैं नाम दे रही हूँ I 0 to π/2 cos स्क्वेयर x बाय cos स्क्वेयर x प्लस 4 साइन स्क्वेयर x dx हो गया। अब हम अपना स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम थोड़ा ट्रिक लगाएंगे। देखो वैसे तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि 0 to a वाली जो हमारी आइडेंटिटी होती है fx dx, तो वो हो जाएगी 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। हम जनरली ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको यहाँ लगाएंगे तो एक बार मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे हम सोचते हैं। अगर मैं यहाँ इसको π/2 माइनस एक्स करती हूँ तो ऊपर वाला बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और नीचे वाला बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वेयर एक्स। और इन दोनों में कहीं सिमेट्री नहीं बनती क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम नहीं आ रहा, तो हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे। जनरली हम क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में π/2 माइनस एक्स रख देते थे, कॉस साइन में बदल जाता था, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना इजीली नहीं होगा। तो आप ये वाली आइडेंटिटी हाल फिलहाल तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अप्लाई करते ही अभी मैंने दिखाया कि भैया आपका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो एलसीएम लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम एक ट्रिक लगाएंगे। हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि हम नीचे जो साइन स्क्वायर है इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे भी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 4, है ना, और साइन स्क्वायर हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूँ। बस सिंपल कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर दिया मैंने, और क्या किया है। अब ये कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट खोल दो, नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स, और जब इस ब्रैकेट को खोलोगे, मैं अंडरलाइन करके मिटा देती हूँ ना, ओचपोच नहीं होगा स्क्रीन पर, तो 4 एकम 4 और माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx, सब कुछ बदल गया कॉस में। इसको हम टेंजेंट सीकेंट तक ले जाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो ऊपर तो रह गया कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान देना, और ये वाला कॉस स्क्वायर और ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। सब कुछ कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया।
अभी भी नीचे ये जो 4 और 3 है ये हमें तंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 3 से डिवाइड। अगले स्टेप में करना है, ये मैं पहले ही कर रही हूँ। माइनस यहाँ लगा दूंगी और माइनस यहाँ, समझ रहे हो मेरी बात को। इस लिमिट को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ और इस लिमिट को मैं थोड़ा सा इस तरफ लगा दूँ। मैंने क्या किया, आपको समझ आया क्या? मुझे बैक जाना चाहिए कि मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया और मैंने -3 से डिवाइड कर दिया, 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलूँ आगे। 4 जोड़ दिया और 4 मैंने घटा दिया। अब ध्यान देना, इसको हल्का सा अब नीचे ले आते हैं, वहीं उसके पैरेलल ही चलते हैं। आगे बढ़ रही हूँ अब मैं, देखना जरा। तो I इज इक्वल टू -1/3 बाहर आ गया, 0 to π/2। ये टर्म को इकट्ठा कर लो, 4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स, और माइनस में 4, 2 टर्म हो गई ऊपर और नीचे ये अकेली टर्म है, तो ये दोनों के नीचे अलग अलग चली जाएगी। इससे भी डिवाइड हो जाएगी और इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी। तो इस 4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स के नीचे मैंने ले लिया 4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स, और इस 4 के नीचे भी मैंने ले लिया 4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स। और ये सारा काम अभी तो मैं एक ही ब्रैकेट में कर रही हूँ, इससे ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 2-3 शॉर्टकट लिए हैं मैंने, आप अपना फेयर में करो, फाइनल में आ जाए बाय चांस करो तो थोड़ा 1-2 स्टेप और बढ़ा देना, नहीं तो आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो बन गया 1 - 4/4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स dx। तो पहली टर्म में तो कोई आपकी दिक्कत है नहीं, 1 को तो अलग कर लो, है ना। I इज इक्वल टू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 dx। इस -1/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसको इससे एडजस्ट करेंगे तो एक माइनस बाहर है और एक अंदर है, ये हो जाएगा +1/3। सुन रहे हो मेरी बात को? ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर जो 1/3 है तो दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4 - 3 cos स्क्वेयर एक्स dx। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने क्या किया जल्दी से बता देती हूँ। साइन स्क्वायर को मैंने 1 - cos स्क्वायर में बदला, यहाँ ओपन किया तो ये 4 - 3 बन गया। इसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा एडजस्ट किया है कि मैंने -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये 2 स्टेप का काम है जो मैंने एक में कर दिया। फिर मैंने इसमें 4 जोड़ा और 4 माइनस कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया और 4 को इससे डिवाइड कर दिया, हो गया। और इनको ब्रैकेट खोलकर अलग अलग कर दिया। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे स्लाइड कर लेते हैं क्योंकि अब हम अगला यहाँ पर डिवीजन ऐसे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो I के लिए ये पहला तो बिल्कुल सिंपल है, -1/3, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x फ्रॉम 0 to π/2 और प्लस ये हो गया, और इधर कर लो इसको। अब यहाँ ध्यान दो, ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो और नीचे भी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि हमें सीकेंट पे जाना है, 0 to π/2। लिमिट को मत भूल जाइएगा। ऊपर जब मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो 4 के नीचे cos स्क्वायर, देखो 4 है ऊपर, cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो डिवाइडिंग बाय, ये आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको डिवाइड करोगे तो ये भी बन जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। और जब इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देख लो जरा, 3 cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल माइनस का आपका 3 रह जाएगा और ये आ जाएगा dx। क्लियर है? समझ आ रही है बात? कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, आराम से सुनो, शांति से, सब समझ आएगा आपको। तो I इज इक्वल टू -1/3, ये कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 -0, तो यहाँ तो केवल π/2 आ जाएगा, +1/3। अब मेरी बात सुनो, नीचे जो सीकेंट स्क्वायर है, हमारी आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो भाई उसको अब मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, यहाँ पर अब मैं 4 के ब्रैकेट में मैं लगाने जा रही हूँ 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स -3। क्लियर हो गया? तो ये पहली टर्म तो बन जाएगी माइनस, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो π/6 + 1/3। ध्यान से देखना भाई, 0 to π/2, ये हो गया 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब नीचे ध्यान दो,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा और उसमें से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 4 को टेंजेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा और dx। अब हमारा क्वेश्चन होगा, हम टेंजेंट एक्स को t पुट करेंगे तो मेरा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा, और इस बाद वाली टर्म में अब हम ये सारी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। क्लियर है? आगे चलूँ मैं थोड़ा सा, ये देखो दोनों चीज़ें फ्रेम में हैं, तो अब हम यहाँ आ रहे हैं। I इज इक्वल टू -π/6 + 1। हाँ, एक बात और रह गई। अब जब हम ये सब पुट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट भी तो चेंज होगी। लिमिट 0 है, तो जब x 0 है तो t की वैल्यू आएगी टेंजेंट 0 यानी 0, और जब x π/2 है तो t की वैल्यू आएगी टेंजेंट π/2 यानी इन्फिनिटी। तो मेरी लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ये लिमिट 0 ही रहेगी, ये लिमिट इन्फिनिटी बन जाएगी जब मैं इसको t में कन्वर्ट करूँगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगी 0, यहाँ मैं लिमिट लगाऊंगी इन्फिनिटी। ध्यान देना, अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx ये पूरा dt बन जाएगा। तो 4 को तो बाहर ले लो, ये जो 4 है इसको तो बाहर ले लो, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx बन गया dt। डिनोमिनेटर में आओ तो ये बच्चे 1 + 4t² आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? 1 + 4t² आपका बन जाएगा, और अब हम इसको इजीली अपना सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि आप 2 टेंजेंट एक्स को t पुट कर लेते, हाँ ये होल स्क्वायर बन जाता, तो यहाँ से 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बन जाता। वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -π/6 + 4/3। अब ध्यान देना, भाई 0 to ∞, ये बन गया dt, ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, dx/x² + a², ये होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से, इस इक्वेशन, इसको इंटीग्रल को, ये हो गया -π/6 + 4/3। अब यहाँ ध्यान देना, a तो 1 है तो ये तो केवल इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। x का मतलब 2t/a, a का मतलब 1, और जब यहाँ पर हमारे पास x के अलावा और कोई टर्म होती है तो उसका कोफिशिएंट यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? और इस पे अब हमारी लिमिट, थोड़ा सा औच-पौच हो गया, इस पे हमारी लिमिट लग जाएगी 0 to ∞। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -π/6 + 2/3, और टेंजेंट इनवर्स 2t, नीचे जो 1 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दो। तो अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करो, तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, एंड नाउ वी आर डन। इसको ऐसे पार्टीशन दे लो, -π/6 + 2/3, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब होता है π/2, और टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है 0 पर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया -π/6 और प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π/3 है ना। इनका एलसीएम ले दो, इनका एलसीएम ले दो, -π/6 + π/3, 6 एलसीएम आया तो -π 3 दूनी 6 + 2π, 2π में से पाई माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा π/6। तो ये आपका आंसर है। ये भी मैं कहूँगी कि इजी नहीं है क्वेश्चन आपका, तो लेवल थोड़ा सा मुझे अप लग रहा है क्वेश्चंस का, थोड़ा और फ्रेम में कर देती हूँ। ये देखो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन आपका है, ये 5 मार्क्स के लिए, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आप शायद इसको इजीली कवर ना कर पाएँ। फिर भी कोई डाउट है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अब इसी में एक इंटरनल चॉइस भी आपको गिवन है, जो मैं इस साइड कराऊंगी, उसको मैंने उस तरफ कर दिया ताकि क्वेश्चन इरेज ना हो फिलहाल। ये देखो, ये आसान है, इसको आप कर सकते हो। ये वाला है चॉइस में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देख लो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा था बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 था, और ये इसमें और में चॉइस है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² + 25 + y² / 3 = 1। देख लो ध्यान से,
एक्स स्क्वेयर बाय 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 3 इज इक्वल टू 1 का जो एलिप्स है उसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। चलूँ आगे। एक्स स्क्वेयर बाय 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दी से मैं आपको इसका डायग्राम बना देती हूँ। इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 से, तो एक्स के नीचे बड़ी टर्म आ रही है 25 आ रहा है, यानी कि ए स्क्वेयर 25 है और बच्चे बी स्क्वेयर हमारा 3 है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है जिसका एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये एलिप्स है। तो जो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है, यहाँ ए स्क्वेयर आपका 25 है तो मेजर एक्सिस की लेंथ 10 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू 5 आएगी, तो ये डिस्टेंस 5 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 50। अब सुन लो ध्यान से, बी स्क्वेयर की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3, ये आ जाएगी प्लस माइनस 5, तो ये वैल्यू है आपकी 0, √3। एलिप्स सिमेट्रिकल होता है तो हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको अपना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया निकालने के लिए अगर मैं ये वर्टिकल स्ट्राइप्स लेती हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं केवल पहले इसी एरिया को आपको निकाल कर दिखाऊंगी, ओ ए बी सी ओ, मैं इसको नाम दे रही हूँ एरिया ओ ए बी सी ओ। तो ये ध्यान दो कि 0 से लेकर 5 तक, ठीक बोल रही हूँ मैं, 0 से लेकर 5 तक वाई डी एक्स है ना, हम लिमिट एक्स की ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 5 वाई डी एक्स। अब काम रह गया वाई का, वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, तो वो वैल्यू पहले मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर देती हूँ। ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 25 एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 25, ये 3 यहाँ से हटकर यहाँ चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 3 के नीचे ये आ जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। मुझे वाई चाहिए तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट करूँगी, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी, लेकिन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रही हूँ तो मैं लूँगी इसकी पॉजिटिव वैल्यू। 3 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, 25 का 5 तो √5/5 और 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी जो आप यहाँ पर यूज करोगे इंटीग्रेशन के लिए 0 to 5, ठीक है। ये √3/5 को बच्चे आप बाहर लिखोगे और अंदर आप लिखोगे 25 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। एरिया अंडर द कर्व में, या मैं कहूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो आपने इसी को ज़्यादा यूज़ करना है। ये समझ आ गया ना मैंने क्या किया, मैं उधर ले गई, फिर 3 को मैं यहाँ से हटाकर राइट साइड में ले गई, फिर मैंने अंडर रूट किया तो y की पॉजिटिव वैल्यू मैंने यहाँ ले ली। अब मैं यहाँ इसका इंटीग्रेशन करूँगी, पहले इंटीग्रेशन से पहले मैं यहाँ एक बार फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट डी एक्स। तो ये होता है आपका x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। अगर डेफिनेट है तो c नहीं लगेगा, इनडेफिनेट है तो c लग जाएगा। तो ये जो 25 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 5 का स्क्वेयर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये बन गया 5 स्क्वेयर माइनस, और ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह है तो हम इसको ले लेंगे। तो √3/5 को तो बाहर रहने दो। अब देखो x/2, a की जगह बस 5 लगा देना है, तो ये बनेगा 25 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस a स्क्वेयर का मतलब फिर से वही 25/2, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 5 लगा देना है आपने, बस इतना सिंपल सा है, और लिमिट हो गई 0 to 5। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत इजी आपको दिया है तो आप इसको प्रेफर करें, मैं ये चाहूँगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आप करें। अब इसमें लिमिट पुट कर दो भाई, पहले 5 को पुट करो, सुन लो मेरी बात। अब यहाँ 5 पुट करोगे तो 25 माइनस 25 0 आने वाला है, कर दो, नहीं तो चाहो तो 25 माइनस 25 प्लस यहाँ रखोगे तो 25/2
और साइन इनवर्स यहाँ पुट करोगे तो भैया 5/5। ये तो हो गई बेटा अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 रखो, जब यहाँ 0 रखोगे यहाँ पे तो ये 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता ही है, तो ये तो पूरा 0 ही बन गया। क्लियर है? सिर्फ एक इतना सा पार्ट ये रह जाएगा, बाहर तो रह गया √3/5, ये बन गया 0, ये 5 से 5 कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, बाकी सारा 0 बन जाएगा। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो √3/5 तो बाहर से, 25/2 यहाँ से, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये मेरी बात सुनो ध्यान से, पाई और 5√3π है ना, तो 5√3π/4 ये आ गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो पूरे एलिप्स का जो एरिया हो जाएगा वो इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा 4 × एरिया OABCO, 4 × 5√3π/4 कैंसिल, और 5√3π मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। कैसे पता लगा? मैं आपको बता दूं, किसी भी एलिप्स का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो ये A और B हैं आपके सामने, यहाँ ध्यान दो, A 5 है, B 3 है, तो एलिप्स का जो एरिया होता है वो πAB होता है। सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स, है ना, सर्कल में ये दोनों AA होते हैं, तो πA² आ जाता है। तो A 5 है, B √3 है, तो एरिया मेरा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, π × 5 × √3 या 5√3π, जो कि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने इस बात को वेरीफाई भी कर लिया है। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन 1 फ्रेम ओनली, और मैंने कोशिश तो की लेकिन ज़्यादा छोटा हो गया है, तो ये पूरे एक फ्रेम में मैंने इस क्वेश्चन को ला दिया है। समझ आया होगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये अभी था आपका क्वेश्चन नंबर 33, और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ हिंदी में है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ये सबसे आसान आपका क्वेश्चन होता है। थोड़ा इसी को ना जूम कर देती हूँ मैं, ताकि स्टेटमेंट आपको दिखती रहे और मुझे नोट ना करनी पड़े। तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 एक लाइन है, x - 3/1, y - 5/-2 और z - 7/1, ये 2 लाइन्स हैं। इनके बीच के आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। छोटी सी बात मैं बता दूं कि किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो जनरली ये होती है, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। x1, y1, z1 वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे लाइन पास करती है, और a, b, c आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो इस लाइन ये लाइन पास कर रही है -1 -1 -1 से, और 7 - 6 1 इसके डायरेक्शन रेशियो है। ये लाइन पास कर रही है 3 5 7 से, और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। क्लियर है? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपने उसको वेक्टर में बदलना है, आपने उसको वेक्टर इक्वेशन में बदलना है। तो पहले इसकी वेक्टर इक्वेशन ले लेते हैं, r = -i - j - k प्लस लैम्डा टाइम्स 7i - 6j + k। क्लियर हो गया? ये वो पॉइंट है जिनसे लाइन पास कर रही है। इसको मैं ले लेती हूँ a1 + लैम्डा b1, और सेकंड लाइन की इक्वेशन हम ले लेते हैं, r = ध्यान देंगे ये है सेकंड लाइन, तो 3i + 5j + 7k और प्लस म्यू टाइम्स, क्योंकि लैम्डा तो मैंने ऊपर यूज कर लिया, तो i - 2j + k, जिसे मैं कहूँगी a2 + म्यू b2। वैसे तो a1 b1 a2 b2 आपको क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ क्योंकि मेन काम तो इन्हीं चारों का है। वेक्टर a1 है ये वाला वेक्टर जिससे हमारी फर्स्ट लाइन पास कर रही है, -i - j - k, और वेक्टर b1 है लाइन का डायरेक्शन रेशो 7i - 6j + k। a2 सेकेंड लाइन पे आ जाओ, ये वाला वेक्टर है 3i + 5j + 7k, और वेक्टर b2 डायरेक्शन रेशियो है i - 2j + k। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मैं सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ।
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ध्यान देना, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और पूरे का मैग्नीट्यूड, पूरे का क्यों लेते हैं कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाए। तो अब आपका काम क्या रह जाता है, आपको ये तीन चीज़ें निकालनी है, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 तो एक ही मिनट में आ जाएगा, है ना। इस वेक्टर में से, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं आपको कॉर्नर में, इधर कर लेते हैं भैया, इस वेक्टर में से इसको माइनस कर दो, तो 3 में से A माइनस माइनस करोगे तो ये बनेगा 4i प्लस 6j प्लस 8k, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका A2 माइनस A1, जिसे रोक दिया मैंने ब्लॉक में। अब मैं करवा रही हूँ B1 क्रॉस B2। देखो कितनी चीज़ें इस एक क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलती हैं। इसमें आपको डिफरेंस ऑफ द वेक्टर आ रहा है, लाइन की इक्वेशन आपको आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपका आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ ही रहा है। B1 क्रॉस B2 निकलता है डिटर्मिनेंट से, तो I J K। अब B1 के कॉम्पोनेंट्स लिख लो 7 माइनस 6 और 1, B2 के लिख लो 1 माइनस 2 और 1, और इसको ओपन कर दो। I डिटर्मिनेंट आता है आपको -6 प्लस 2 माइनस जे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 7 माइनस 1, है ना, आप कर सकते हो, मुझे भरोसा है। तो ये हो जाएगा -14। अगर आप डिटर्मिनेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपना पास होने का देखो कि आप कैसे होगे, है ना। तो ये हो गया -4i, 7 में से एक गया 6, -6j और -8k। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आ गया मेरा B1 क्रॉस B2। अब मुझे इन दोनों की तो डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर हम मैग्नीट्यूड भी देख लेंगे। A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, दोनों वेक्टर आपके सामने हैं, देख लो, मैं स्टार बना रही हूँ। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो I वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को -4 से करेंगे तो -16, 6 को -6 से करेंगे तो -36, और 8 को -8 से करेंगे -64। 6 और 6 12 और 4 16, 1 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11, -116 आपका आ जाएगा। आ गया। अब इसका निकाल दो अपना मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी ले लो, तो ये बनेगा -4 स्क्वेयर, है ना, A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट, कॉम्पोनेंट्स के स्क्वेयर का सम का अंडर रूट, तो ये भी यही आएगा 116, 36 और जमा 64 का अंडर रूट, तो 116 का अंडर रूट। आ गई सारी वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को अब आपने उठाकर अपने इस फॉर्मूल, थोड़ा सा इसको छोटा करते, अब देखो इन वैल्यूज़ को उठाकर अब आपने अपने इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। ऊपर है डॉट प्रोडक्ट जो कि आ रही है -116, नीचे आ रहा है मैग्नीट्यूड, और पूरे के बाहर मॉडुलस है तो माइनस तो हट गया, माइनस तो हट गया, और ये बच गया 116/116 का अंडर रूट। इससे इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 116 का अंडर रूट, और 4 दूनी 8, 4 9 जा 29, 4 जा होता है, तो ये हो जाएगा 2√29 इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ये NCERT का ही क्वेश्चन है क्योंकि ये आंसर बहुत बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए आप ये देखो कि इसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको ले चलती हूँ, और ये है आपकी इंटरनल चॉइस। ठीक है, वेक्टर्स में ही इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट तो आपको मिल गया भाई, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, R = A + λb। A पॉइंट से लाइन पास करती है और B उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, तो A पॉइंट तो ये आ गया 1 2 -4, लेकिन उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, एंड द लाइन, कौन सी लाइन जो हमने फाइंड करनी है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। सुन लो ध्यान से, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वेक्टर A यानी I + 2j - 4k से तो पास करती है। क्लियर हो गया यहाँ से ये बात, तो वेक्टर A तो हमें मिल गया। अब वेक्टर B इसका डायरेक्शन वेक्टर है और वो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमें हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और उनको हमने B की जगह पर पुट कर देना है। अब
मेरी बात को सुनेंगे, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ की जो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशो है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशो b1 है मान लो, है ना, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो b2 है, तो b1 डॉट b2 हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, या उनके कंपोनेंट्स की जो प्रोडक्ट होती है वो जीरो होती है। तो मैं इसको थोड़ा वर्बल ज़्यादा समझाऊंगी, फिर हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। सुनो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो है 3, -16 और 7। हमने मान लिया कि जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो ये है, एंड b इज द डायरेक्शन वेक्टर। तो b के कंपोनेंट्स हो गए ai प्लस bj प्लस c के। क्लियर हो गया? या a1i a2j, b1i b2j और b3 के, ये ले लो आप, इसको रब कर दो, b है ना, तो b में ही चलने दो। हमने मान लिया कि जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ये है, b1i b2j और b3 के। अब ये लाइन जिसका ये डायरेक्शन वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, और इसके डायरेक्शन वेक्टर हैं 3, -16 और 7। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशो की जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाती है, या फिर अगर हम कार्टेशियन में बात करते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो जाता है। क्या आपको याद है? तो इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि 3b1, इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि -16b2 और प्लस 7b3 जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी, तो 3, 8 और -5, तो ये हो जाएगा 3b1 प्लस 8b2 और -5b3 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस से हमने b1 b2 b3 को फाइंड करना है। फाइंड करने का मतलब ये लगा लो आप कि भाई एक तरह से इनका जो है हमने डायरेक्शन रेशो फाइंड करना है, एक आइडिया लेना है। तो पहले तो इनको कर लो माइनस दोनों को, तो प्लस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये हमारा बन गया -24b2 प्लस 12b3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो 12b3 इज इक्वल टू 24b2 है ना, b3 की वैल्यू आ गई 24b2 बाई 12, 12 दूनी 24, 2b2। ध्यान देंगे मेरी बात पर, मैं क्या करवा रही हूँ। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, मैंने इस तरीके से इसको कर दिया है। तो b3 अलग हो गया, b3 की वैल्यू आ रही है 2b2, b3 की वैल्यू आ रही है 2b2। इसको इन दोनों में अब आप पुट कर दो, b3 की वैल्यू को दोनों में पुट कर दो, तो ये बन गया 3b1 -16b2, और यहाँ पर भी मैंने 2b2 पुट कर दिया, तो ये बन गया 14b2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3b1 -2b2 इज इक्वल टू 0, 3b1 इज इक्वल टू 2b2 एंड b1 इज इक्वल टू 2/3b2। तो सब कुछ b2 पर डिपेंड हो गया। अगर मैं b2 को k ले लेती हूँ, अगर मैं b2 को k ले लेती हूँ तो b1 की वैल्यू आएगी 2/3 के, दूसरा डायरेक्शन रेशो आएगा k, और तीसरा डायरेक्शन रेशो आ जाएगा 2k। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ आ रही है? इस k को फॉर इंस्टेंट हम कोई 3 का मल्टीपल भी ले सकते हैं। हम इसको कोई अगर 3 का मल्टीपल ले लें, मान लो हम इसको 3 ही ले लें, मान लो फॉर एग्जाम्पल, के तो वेरी करेगा, डायरेक्शन रेशो भी वेरी करते हैं, भी डायरेक्शन रेशो चेंज होते हैं। तो मैंने मान लिया कि के की वैल्यू 3 है, तो जब मैं यहाँ 3 रखूंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो b1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b2 की 3 आ जाएगी, और b3 की 6 आ जाएगी। तो ये मेरा डायरेक्शन रेशो आ जाएगा, मैं डायरेक्शन वेक्टर नहीं कह रही, 2, 3 और 6 आ जाएगा। ये वेक्टर जो मैंने यहाँ सपोज किया था, इसके जो कंपोनेंट्स आए हैं वो 2, 3 और 6 आ जाएंगे, और जो मेरा वेक्टर b बनेगा, अब ध्यान देना है, जो मेरा वेक्टर b बनेगा वो 2i प्लस 3j प्लस 6k बनेगा। वेक्टर, अरे एक मिनट, ये लेना था मुझे स्लाइडर। वेक्टर a मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, i प्लस 2j माइनस 4k, है ना, वेक्टर i मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो वेक्टर a है i प्लस 2j माइनस 4k, तो मेरी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो ये हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 2j माइनस 4k,
और प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। इसको मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करना चाहूँगी, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। लाइन हमारी जिस पॉइंट से पास कर रही थी वो ये पॉइंट था, तो उस पॉइंट का वेक्टर ये बन गया, तो ये तो हो गया ए। अब हमें चाहिए डायरेक्शन वेक्टर बी, जिसको हमने ये सपोज कर लिया। अब ये लाइन, ये वाली लाइन हमारी इन दो पर्टिकुलर लाइंस के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर है तो इसके रेशो की और इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बनेगी। इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, तो ये इक्वेशन। दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास ये रिलेशन आया। इस रिलेशन को मैंने वापस पुट किया तो ये एक और रिलेशन आया, यानी दोनों वैल्यू b2 पर डिपेंड कर रही थी, तो मैंने b2 को k ले लिया, तो b1 की वैल्यू आ गई, b2 की और b3 की। k को हटाने के लिए मैंने कोई भी, आप k को 1 ले लो तो भी आपका आंसर इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये लैम्डा एडजस्ट कर देता है यहाँ हर चीज़ को। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? आप अगर चाहो, किसी बच्चे की अगर कमांड हो, तो वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसे हम वज्र गुणन कहते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे कि 16, देखो मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? अगर मैं इन इक्वेशंस को यहाँ एक बार लिख दूँ, मैं एक बार बताना चाहूँगी मेरे कुछ अच्छे बच्चों के लिए इस रिजल्ट को। ये इक्वेशन है 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 इज इक्वल टू 0, 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इज इक्वल टू 0। मैंने नीचे लिख दिया। अब आप यहाँ क्या करो, b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3। b1 में आप ये दोनों कंपोनेंट्स लोगे, 16 पंजे 80 माइनस 7 8 जा 56, इन दोनों को लोगे। b2 में आप यहाँ से शुरू करोगे, पता नहीं हर बच्चे को आता है या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 10th में आ जाता है। और जब b3 लोगे तो 8 3 जा 24 प्लस 48, तो ये आ जाएगा b1 बाय 22, b2 बाय 36 एंड b3 बाय 72। हाँ, ये यहाँ कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, 16 पंजे 80, 7 8 56 होता है, ये 56, तो ये 24 आएगा। आगे मेरी बात समझ में? अब ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 6 चौक 24, b2 बाय 6, है ना, और बल्कि 12 से हो रहे हैं, देखो 12 2 जा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 12 3 जा एंड 12 6 जा इज इक्वल टू, कोई k ले लो, तो b1 की वैल्यू 2k आ जाएगी, b2 की वैल्यू 3k आ जाएगी और b3 की वैल्यू 6k, वही 2 3 और 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही, देख लो ध्यान से, 2 3 और 6 लिया था। और अब जल्दी से देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा LPP पर बेस्ड है। मैक्सिमाइज, देख लीजिए जरा, मैक्सिमाइज, मैं लिख लेती हूँ स्टेटमेंट को, फिर मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूंगी। z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, इसको तो आपने मैक्सिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट्स देख लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलें, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 35। देखो फटाफट से मैं यहाँ साथ के साथ ग्राफ बना देती हूँ, ग्राफ ही मेन है इसके अंदर अपना। अरे भाई सीधी लाइन आ जाओ भैया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया बच्चे एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये दोनों क्वाड्रेंट्स, क्लियर है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। पहले आप जिनको इसका लॉन्ग मेथड चाहिए वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट लूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। x 0 y आपका 5 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ। 1 2 3 4 ये 5 है तो एक पॉइंट तो ये बनेगा, और 1 2 3 4 ये 5 है तो एक पॉइंट ये बनेगा। और क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है तो आप एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करोगे और ये हमारा इसका ग्राफ आ जाएगा। अब जब मैं इसमें 0 0 पुट करूँगी
तो 0 + 0 > 5 है, जो कि फॉल्स है, तो 0 वाला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका सॉल्यूशन अपवर्डेड जाएगा। अब आ जाओ x + 2y > 6, तो इसको ब्लू कलर से ले लेते हैं, तो ये हो गया x + 2y = 6, x 0 तो y 3, y को 0 रखोगे तो x 6, x 0 y 3 ये 3 है, x 6 ये 6 है, y 0 है ना। तो इन दोनों को भी अब भैया हमें मिलाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ मिलते हैं। ये हो गया, और इसको भी आप देख लो भाई, ग्रेटर देन का साइन है तो इसका एरिया भी अपवर्डेड जाएगा। तीसरा है x > 3, तो x = 3 कौन सी लाइन होती है, ये 3 है, तो ये होती है x = 3 वाली लाइन आपकी, और इससे ग्रेटर है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, तो वाइट लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, ब्लू लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये अगर मैं इसको येलो लाइन ले रही हूँ तो इसके राइट में जाना पड़ेगा, और y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको रहना पड़ेगा। तो ये अनबाउंडेड रीजन है आपका सॉल्यूशन। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, और इसके जो एजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा यहाँ मैं इरेजर का यूज करूँगी थोड़ा सा, और मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम, बेशक पेन से बना आना, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइंस क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ पर जा रही है। क्लियर हो गया। तो अब इनके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, पहला पॉइंट तो ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0, दूसरा पॉइंट ये है जिसे अभी हम निकालेंगे, और तीसरा पॉइंट ये है, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, और इसको नाम दे दो C। तो ये तो 3 है, ठीक है, ये तो 3 है। तो अब ये देखना पड़ेगा, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन है x = 3, और ये है, ये जो पॉइंट है C, ये वाइट लाइन से मिल रहा है, और वाइट लाइन की इक्वेशन है x + y = 5, वाइट लाइन की इक्वेशन है x + y = 5। तो इस लाइन में मैं अगर x की जगह 3 रखती हूँ तो जो मेरी y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये जो पॉइंट यहाँ जाके मिल रहा है ये 2 है, ठीक है। तो ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट B बनेगा, B C नाम दिया है हमने इसको, तो बच्चे ये मेरा बनेगा 3,2 हो गया। B कहाँ से आ रहा है, व्हाइट और ब्लू लाइन से। तो अब मेरी बात सुन लो, व्हाइट लाइन तो ये है, x थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये तो मुझे करवाना इस पे पड़ेगा ना आपको। व्हाइट लाइन इसकी है, किसकी, x + y = 5 की, मैं साथ साथ ले रही हूँ। ब्लू लाइन इसकी है, किसकी, x + 2y = 6 की। तो इनको सॉल्व कर दो दोनों को जल्दी से, माइनस 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 कट गया, -y = -1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू को इसमें रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,1, आप नोट कर लेना इसको, ये वैल्यू आ जाएगी 4,1, ये अनबाउंडेड रीजन का है, ये ध्यान रखना है। तो 3 आपके एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 60, एक आ रहा है 41, और एक आ रहा है 32, जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं। और ये आपका Z है -x + 2y। अब मैं थोड़ा इधर चलूँगी, मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लूँगी, ये तो मैंने ले लिए कॉर्नर पॉइंट्स, ये मैंने ले लिया Z = -x + 2y, और अब मैं ये कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ। A है 6,0, B है 4,1, ठीक चल रहे हैं हम, बिल्कुल सही चल रहे हैं। C है 3,2, इसमें पुट करो तो -6 + 0 -6 आ गई वैल्यू। B को यहाँ पर पुट करो तो -4 + 2 -2 आया। C को यहाँ पर पुट करो तो -3 + 4 1 आया। अभी आपने ध्यान देना है कि हमने इसकी क्या बतानी है वैल्यू, उसको एक बार स्टेटमेंट को जरा एनालाइज कर लो, मैक्सिमाइज करना है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू तो केवल 1 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ रही है 3,2 पर, लेकिन जब हमारा कर्व अनबाउंडेड होता है तो हम श्योर नहीं होते हैं कि केवल कॉर्नर पॉइंट्स पर ही ऐसा होगा। कोई ऐसा
पॉइंट इस रीजन में भी, इस अनबाउंडेड रीजन में भी हो सकता है। अभी मेरी z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आई है। अब मैं चेक करूंगी कि क्या z 1 से ग्रेटर हो सकता है। z 1 से ग्रेटर होने का मतलब है -x + 2y 1 से ग्रेटर कहीं और भी हो सकता है। तो अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ध्यान देना। तो इसके लिए मैं लूंगी -x + 2y = 1 पॉइंट्स लेंगे। जब मैं x को 0 लूंगी तो y 1/2 आएगा, और जब मैं y को 0 लूंगी तो x -1 आएगा। और मैं अब इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करूंगी। अगर मेरी बात सुन लो, अगर इसके सॉल्यूशन में इसके साथ कोई कॉमन एरिया आ जाता है तो फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर तो इसमें बहुत सारे हमारे मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर इसका इस फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन एरिया नहीं आता है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। तो अब इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x0 y 1/2, x0 और y 1/2, तो वो तो ये हो गया बच्चे, और x -1 तो वो -1 यहाँ होगा, और तीसरा पॉइंट ये C होगा। तो ये जो रेड लाइन मैं खींच रही हूँ ये तो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब इसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भाई ये है -x + 2y > इसमें 0 0 पुट करके देख लो। 0 + 0 0 > 1 नहीं होती है, ये फॉल्स है। तो ये नीचे वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं है, पर ये ऊपर वाला जो है ना ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये ऊपर वाला पूरा एरिया इसके साथ मैच कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये जो रेड लाइन है ये उन पॉइंट्स को दिखा रही है जहां पर z की वैल्यू 1 है, और ये सारा वो एरिया है जहां z की वैल्यू >1 है। और ये एरिया हमारे अनबाउंडेड एरिया के साथ क्लैश कर गया, यानी कि z की वैल्यू जिस एरिया में 1 से ग्रेटर थी वो ये एरिया आ गया। यानी इस एरिया में भी z की बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं जो हमें 1 से बड़ी वैल्यू देंगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू देंगे। तो ऐसी कोई हम नहीं कह सकते कि z की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है। इस एरिया में z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ सकती है। इट मीन्स हम कहेंगे कि z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन डी। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा दे रखा है। अगर इस तरह का पेपर आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि लेंथी भी होता है। पिछले 2 साल से मैं सुपर फास्ट रिवीजन करके सीरीज़ डाल रही हूँ, तो आप उन सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखो। प्रीवियस ईयर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं, उनको देखो। और लेक्चर अगर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। ई सेक्शन को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।